नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी ऐसे जानते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है एडमिशन के लिए वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सारे प्रोसेस हमने करने होंगे, क्या सारे स्टेप फॉलो करेंगे, सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूजर मैनुअल भी आता है, यूजर मैनुअल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या एक यहाँ पे साइट दी गई है, देखो ये जो साइट है, ये साइट पे आपको क्या जाना रहेगा। ये साइट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप जब विजिट कर सकते हो दोस्तों। अब जब विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो मैं लाइव यहाँ पे आपको क्या दिखला रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी क्या देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब चलो वापस यूजर मैनुअल पे। अब जब जाएंगे तो आपको क्या क्लिक करना रहेगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा, अभी देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने एमएससी सीईटी के लिए अप्लाई किया तो यस करिए, अगर नहीं किया होगा तो नो करिए। अगर यस किया है तो आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का आपको एंटर करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब जब डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें एंटर की तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखो चेक बॉक्स दिख रहा है आप लोग को, तो ये चेक बॉक्स में आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना रहेगा और आपको सेव एंड प्रोसीड क्या करना रहेगा। अब जब सेव एंड प्रोसीड करेंगे फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको कैंडिडेट का फुल नेम यानी आपका नाम एज जैसे एचएससी मार्कशीट पे दिया रहेगा वैसे एंटर करना है। फिर फादर्स नेम एंटर करना रहेगा, यहाँ पे आपको मदर्स नेम एंटर करना रहेगा। फिर आपका जो जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल एंटर करना है। फिर जेंडर जो है कंफर्म करना रहेगा, जो आपने यहाँ पे एंटर किया वही सेम चीज यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। फिर डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर रिलीजन जो भी आपका तो वो एंटर करना है। रीजन आप रूरल में है कि अर्बन एरिया में फॉल करते हैं तो वो यहाँ पे एंटर करना है। एनुअल इनकम क्या है आपकी फैमिली की वो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करके क्या एंटर करना रहेगा। मदर टंग जो भी आपकी मदर टंग मराठी, हिंदी, गुजराती जो भी होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ नेशनलिटी जो आपकी वो हमारी ऑब्वियस बात होगी क्या है, इंडिया ही है, हमारा इंडियन ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, मोस्ट ऑफ दी के तो इंडियन ही रहेगी। क्लियर। अब यहाँ पे अब एड्रेस डालने आता है, एड्रेस लाइन 1 2 3 दिया गया। अब यहाँ पे आपको ये 3 लाइन में आपको क्या आपका कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। इनकेस 2 ही में अगर हो जाता है तो तीसरे में नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अजूम कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे रेड मार्क दिया हुआ है लेकिन थर्ड वाले पे रेड मार्क नहीं दिया, तो यहाँ पे कंपलसरी ऑप्शनल है। समझ में आ गया। फिर स्टेट जो भी है आपका, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, गुजरात है तो गुजरात, जो भी होगा XYZ वो आपको एंटर करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप फॉल करते हैं वो एंटर करना है। तालुका जो है आपके एरिया का वो, फिर विलेज जो भी है आपका, ठीक है, पिन कोड आपको एंटर करना रहेगा और साथ ही साथ टेलीफोन नंबर आपको एंटर करना। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हो मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दीजिए और साथ ही साथ आपकी जो ईमेल आईडी है वो एंटर करें। अब इतना प्रोसेस करने के बाद अब आपको आता है पासवर्ड एंटर करने के लिए। अब पासवर्ड कैसे आप फ्रेम करेंगे मैं बताता हूँ। एक आपका जो अल्फाबेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैप में होना चाहिए यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। एक बाकी के होने जो स्मॉल में भी रख सकते हो आप, यानी मिक्सचर रखना है। ठीक है, स्मॉल और बिग के साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक भी होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक तो रहना ही चाहिए, ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो। अब टोटल कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मिला के टोटल कैरेक्टर्स जो होने चाहिए 8 से लेकर 13 के बीच में क्या आने चाहिए। 8 रहेंगे तो भी चलेगा, कम से कम 8, ज्यादा 13। ठीक है, फिर वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिया रहेगा, उसको सेव एंड प्रोसीड करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे क्या इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी इस तरह का आएगा जहां पे आपको क्या करना रहेगा, आपका ओटीपी आएगा। किस पे आएगा, आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया है ना, यहाँ पर उस मोबाइल नंबर पे आपका क्या ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको क्या एंटर करना रहेगा, एसएमएस के थ्रू आएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आप नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर फोटो क्लिक करके रख लीजिए आपके रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना रहेगा। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक सामने कर देता हूँ क्या, यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी और आपका जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था, याद होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने जनरेट किया था, देखो यहाँ पे देखो जनरेट किया था, तो वही सेम पासवर्ड क्या है करना रहेगा आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। फिर साइन इन पे क्लिक करना। अब साइन इन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या आएगा, देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपने जो पहला रजिस्ट्रेशन डिटेल्स था वो तो फिल कर लिया। अब सेकंड पे आपको क्या क्लिक करना रहेगा, जो इनकम्प्लीट वाला है। अब इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा। अब पहला क्या है, कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड ऑल्सो एचएससी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र स्टेट। इसका मतलब ये कहा गया है कि आपने आपका जो एसएससी यानी 10th या फिर जो 12th या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए वो आपने महाराष्ट्र स्टेट से पास किया तो आप ए के लिए एलिजिबल हो, या फिर आप महाराष्ट्र में क्या आपका बॉर्न हुआ है या फिर आपका जो डोमिसाइल है वो महाराष्ट्र का है तो भी आप क्या ए कैंडिडेट ए टाइप में क्या फॉल करोगे। अब दूसरा क्या, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए, यानी एक ऐसा कैंडिडेट जो
ए टाइप में फॉल नहीं करता है, लेकिन उसके जो मम्मी है या फिर पापा है उनका जो डोमिसाइल है वो क्या है, महाराष्ट्र का, और वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या पोजेस करते हैं, यानी उनके पास है, तो टाइप बी में आएंगे। अ कैंडिडेट हु डज नॉट, अब देखते टाइप सी क्या है, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल, यानी ए में भी नहीं फॉल करता, बी में नहीं फॉल करता, लेकिन उसके जो मम्मी है या फिर पापा है वो क्या है, एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक करती है, और साथ ही साथ वो पोस्टेड कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र स्टेट में क्या पोस्टेड है, कहाँ तक, जो लास्ट डेट है बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैप, तो वो क्या आते हैं, टाइप सी में फॉल करते हैं। अब आता है आपका टाइप डी वाला, अ कैंडिडेट डज नॉट फॉल इन एनी टाइप, यानी ए में भी नहीं फॉल करते, बी में भी और सी में भी, लेकिन उसके ये मम्मी या फिर पापा है, ये एक एम्प्लॉय है या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय है, क्या किसके, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, तो टाइप डी में आएगा। अब कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड एचएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, यहाँ पे क्या बोला है, जो कैंडिडेट है वो एसएससी या फिर एचएससी एग्जामिनेशन उसने पास किया है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर के बीच में, बॉर्डर पे क्या लाई करता है, ठीक है, और फ्रॉम महाराष्ट्र रिजाइडिंग इन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया हुज मदर टंग इज मराठी, या फिर एक ऐसी जगह पे रहते हैं जिसका मदर टंग है वो क्या है, मराठी है, बॉर्डर एरिया के ऐसी एरिया में रहते हैं जिसका मदर टंग क्या है, मराठी, तो आप टाइप ई में फॉलो करोगे। या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र से कैंडिडेट हैविंग इंडियन नेशनलिटी, या फिर आप क्या है, महाराष्ट्र स्टेट में नहीं फॉल करते, आप किसी और स्टेट से आते हैं, जैसे गुजरात से आते हैं या फिर एक्सवाइजेड किसी और स्टेट से, लेकिन आपकी जो नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी, तो आपको क्या करना रहेगा, ओएमएस पे क्लिक करना। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में होगी, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे शायद टाइप ए में आएंगे, तो टाइप ए पे आपको क्या क्लिक करना रहेगा। फिर उसके बाद आपको ये इंटरफेस आएगा, टाइप ए आपने सिलेक्ट किया तो अब सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए, वो आपको क्लिक करना रहेगा कि टाइप ए का जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैंडिडेट हैज पास, अब आपने जो आपकी 10th की एग्जाम पास की थी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट, स्कूल जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। फिर साथ ही साथ एचएससी या फिर डिप्लोमा किया होगा आपने, तो डिस्ट्रिक्ट को भी आपका सिलेक्ट करना रहेगा कि आपने एचएससी जहाँ से पास किया, फिर डिप्लोमा जहाँ से किया, परस्यू किया, वो जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाइक करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपने एचएससी जहां से पास की है वो उसका तालुका क्या है, उस इंस्टीट्यूशन जहां लाइक करता हूँ वहां एरिया का तालुका क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, और ऑटोमेटिक जो आपका होम यूनिवर्सिटी होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सिलेक्ट कैटेगरी विच यू बिलोंग, अब आपकी कास्ट कैटेगरी किससे आप बिलोंग करते हो वो आपको करना रहेगा, ओपन तो ओपन, एससी तो एससी, वो आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना रहेगा। फिर योर एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम जो रहेगी आपने ऑलरेडी भरी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। फिर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको अगर करना है तो यस करिए, अगर नहीं करना है तो नो। अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास जो आपका एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी जो इनकम होनी चाहिए 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसका अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका जो कास्ट का नेम है वो आपको एंटर करना है और सेव एंड प्रोसीड करनी है दोस्तों, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर आपको क्या करना है, आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो नो करके नॉट अप्लीकेबल करके छोड़ सकते हैं। कोई अगर आपके पेरेंट जो है डिफेंस में थे तो आपको यस करना, अगर थे तो हाँ, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल करना। आपके फैमिली की इनकम ऑलरेडी आ जाएगी। TFWS के लिए भी सेम दोस्तों, अगर आपकी इनकम जो है 8 लाख से कम है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, 8 लाख से कम की अगर है तो आप यस करेगा, नहीं है तो नो करिए। आर यू ऑर्फन, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नो। ऑर्फन मतलब क्या, अगर जैसे आपके मम्मी पापा नहीं है तो आप एक ऑर्फन हो तो आप क्या कर सकते हो, इस पर यस क्लिक कर सकते, अगर नहीं है तो आपको नो करना है, ठीक है। आप डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस, अगर नहीं करते हो तो नो करके आपको सेव एंड प्रोसीड करना है दोस्तों। अब आपका यहाँ पे क्या करना है, आप एसएससी बोर्ड, आपने जो एसएससी कौन से बोर्ड से पास की वो आपको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना रहेगा। फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, और सीट नंबर आपके जो 10th की थी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, आपके मार्कशीट पे क्या मेंशन की रहेगी। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो मैथमेटिक्स के मार्क्स है वो एंटर करने हैं, जितने आपको मिले हैं और कितने में से मिले वो एंटर करना है सेम, और परसेंटेज फिर ऑटोमेटिक क्या जनरेट हो जाएगा। फिर साइंस का भी सेम करना और इंग्लिश का भी सेम करना। अब एसएससी एग्रीगेट मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके मार्कशीट पे 10th की, वहां पे आपको टोटल मार्क्स मिला होगा कि आपने कितना स्कोर किया वो आपको एंटर करना है, फिर कितने में से मिला वो एंटर करना है। जैसे यहाँ पे इनको मिला 417 का हमें एग्जाम्पल दिया तो वो यहाँ पे एंटर करना है, फिर परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, फिर एक बार रीचेक कर लेना है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। फिर दूसरा ये आप सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम आएगा, आपको एचएससी या फिर डिप्लोमा जो भी किया होगा आपने वो करना है। प्लेस ऑफ एचएससी बोर्ड, कहाँ से किया, इंडिया से किया तो इंडिया, अब्रॉड से किया तो अब्रॉड। फिर एचएससी बोर्ड जो भी आपका महाराष्ट्र स्टेट है तो यहाँ पे महाराष्ट्र क्या है। पासिंग ईयर क्या है, अगर रिसेंटली पास किया है तो 2022 आएगा, लास्ट ईयर क्या 2021 आएगा, जो भी रहेगा आपका वो आपको क्या करना है। फिर आपकी मम्मी का नाम आपको एंटर करना है जैसा मार्कशीट पे दिया रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एचएससी सीट नंबर भी एंटर करनी रहेगी यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे क्या एंटर करना है। क्लियर हो गया दोस्तों।
अब उसके बाद क्या करना है आपको, क्या आपका जो नाम है एचएससी मार्कशीट पे जैसा दिया वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको गेट एचएससी डाटा पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी चीज़ें वो ऑटोमेटिक क्या फिल हो जाएंगे, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सेव एंड प्रोसीड करना है दोस्तों, ठीक है। फिर आपके पास इस तरह का आएगा इंटरफेस, हैव यू अपेयर्ड फॉर जेईई मेन, अगर किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो ना करना है। क्लियर हो गया। फिर जेईई का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, डीओबी जो आप जैसे दी है वैसे एंटर करना है और गेट जेईई स्कोर डाटा तो वो एंटर करना है और सेम आपका क्या हो जाएगा, सारे इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सेव एंड प्रोसीड पे क्या क्लिक करना है। अब इतनी चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्या अपलोड करना रहेगा। तो सिलेक्ट, अब यहाँ पे जो दिया गया है देखो, नोट दिया गया कि फोटोग्राफ कौन से फॉर्मेट में, जेपीजी, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो साइज होना चाहिए 4KB होना चाहिए, 4KB से बड़ा ज़्यादा होना चाहिए और 100KB से क्या कम होना चाहिए। अब जो डायमेंशन दिया है, जो विथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर की और हाइट जो होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर की और फोटो की क्वालिटी की अच्छी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप करना है, तो आप जैसे करोगे तो क्लिक करोगे आप फोटोग्राफ फिर साइन, अब फोटोग्राफ अपलोड करो तो फोटोग्राफ क्लिक करना है, साइन करो तो साइन क्लिक करना। फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन दिया रहेगा। ब्राउज पे क्लिक करना है, आपकी फाइल सिलेक्ट करनी है, फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपका फाइल अगर क्रॉप करना है तो वहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन दिया, आप क्रॉप भी कर सकते हो, नहीं करना है तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आपको सेम उधर ही अपलोड का दिया रहेगा, तो अपलोड पे क्लिक करना है तो आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। सेम सिग्नेचर वाले भी प्रोसेस में क्या करना है, इतना चीज करने के बाद आपको क्या सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देंगे, सेम आपको वही सारी चीजें क्या फॉलो करनी है दोस्तों, कुछ अलग करना नहीं है। 2 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है। सेम आपको चीज़ ये करनी रहेगी, अपलोड का ऑप्शन दिया रहेगा, अपलोड पे जाना है, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने, अपलोड करनी है, तो अपलोड करनी है सारी चीज़ें एक एक करके क्या अपलोड करनी है। जो भी फॉर्मेट दिया पीडीएफ में भी कर सकते हो, जेपीजी में भी कर सकते हो, जेपीईजी में भी कर सकते हो, पीएनजी फॉर्मेट भी कर सकते हो। ज़्यादा जो फाइल साइज होनी चाहिए 500 KB की होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपने गलती से दूसरा कुछ अपलोड कर दिया तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन यानी डिलीट भी कर सकते हो, फिर आप वापस से रीअपलोड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद आता पेमेंट का। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सीईटी एग्जाम दी है, एमएससी सीईटी की एग्जाम दी है तो और उस टाइम पे आपने तो फीस पे किया ही होगा, तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, समझ में आ गया। दूसरा केस ये आता है कि आपने शायद हो सकता है कि सीईटी की जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म थी एग्जाम की तो आपने भरा था, लेकिन गलती से जो कास्ट था वो ओबीसी कर दिया हो या फिर माइनॉरिटी जो कास्ट होता है वो सिलेक्ट किया, तो आपको जो फीस लगी होगी वो 600 लगी होगी, ठीक है। लेकिन आपका जो कास्ट है वो ऊपर है, तो आप यहाँ पे ओपन सिलेक्ट करोगे तो आपका जो डिफरेंस अमाउंट होगा कितना होगा, 800 माइनस 600 तो कितना 200 का डिफरेंस आता है। तो वहाँ पे आपको 200 का डिफरेंस आएगा, तो वो आपको पे करना रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी सारे अमाउंट पे कर दिया तो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्लियर, इतना चीज मैं बता देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे देखो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, कितनी एप्लीकेशन फी पे करनी है कि नहीं करनी है वो आना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फीस पे, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करना है। फिर यहाँ पे आपके पास मोड्स रहेंगे, तो मोड है आपके पास रिजर्व पे, तो रिजर्व पे क्लिक करना है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हो, यूपीआई से भी पे कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो वहां पे आप जाके क्या क्लिक कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब आपका जो फॉर्म है पूरा क्या सबमिट हो चुका है क्लियर अच्छी तरीके से, आपके पास एक कॉपी आ जाएगा, तो उसका प्रिंट भी कर सकते हो या फिर उसको पीडीएफ बना के क्या सेव भी कर सकते हो दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगर कुछ एडिट करना होगा तो यहाँ पे एडिट के लिए ऑप्शन है, क्लिक हियर पे आप जाके क्या क्लिक भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुआ है और आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो भी चलेगा दोस्तों। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो क्या वैलिड माना जाता है दोस्तों, तो उसको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी क्या चलेगा दोस्तों। समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई है, समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ऐसे और भी सारे वीडियोज हम लेकर आपके साथ क्या शेयर कर सके दोस्तों।